मेरे फैमिली में लड़की को पढ़ाना बहुत बड़ा टैबू था। दहेज प्रथा है जिसके कारण वो लड़की को बोझ समझते हैं। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है। समाज में या घर में जो स्थान होना चाहिए वो उसके लिए अभी भी संघर्ष कर रही है। जब एक सास एक बहू को प्रेशराइज कर रही है कि तुझे लिंग परीक्षण के लिए जाना है, बिलीव मी, उसके ऊपर समाज का प्रेशर है कि घर में पोता आना चाहिए, उसके ऊपर उसके पति का प्रेशर है। कहीं ना कहीं स्त्रियों में फिर से अंदर से ये पावर आने की ज़रूरत है कि नहीं, ये गलत है, मैं उसे नहीं बोलूँगी कि लिंग परीक्षण करना है। नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर और आप देख रहे हैं नागपुर समय न्यूज़। नवरात्रि का माहौल है। हम इस नवरात्रि में दुर्गा के नौ रूपों को पूजते हैं, लेकिन क्या हम हमारे समाज में रहने वाली जो नारी शक्ति होती है उनमें इन दुर्गा और इन देवियों का रूप देखते हैं? अगर नहीं देखते तो ये देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो इसलिए है क्योंकि नारी के सम्मान के लिए भारत जो है पूरे विश्व में समझा जाता है। लेकिन ये देखा गया है, इतिहास गवाह है और आज के आधुनिक जगत में भी ये गवाह है कि कहीं ना कहीं हम महिलाओं की तरफ देखने के नज़रिए में अब भी सुधार होना और उसके लिए स्कोप जो है बहुत ज़्यादा है। हम कोशिश कर रहे हैं इस नवरात्रि में ऐसी महिलाओं से बातचीत करने के जिन्होंने समाज में अपना रुसुख कमाया है, उन्होंने अपनी गृहस्थी के साथ में एक ऐसा नाम किया है और अपने क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किया है। आज हमारे साथ में डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंडे, जिनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं जब भी डॉक्टर साहब आपसे बात करता हूँ, एक अंतर मन में एक आदर और सम्मान निकल के आता है कि जब भी आपसे बात हुई है आपने एक सटीक जानकारी दी है। तो आज हम इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा मैंने बातचीत में कहा कि नारी का स्थान क्या आपको लगता है अभी भी भारतीय समाज में कहीं ना कहीं कमज़ोर है? कहीं ना कहीं नहीं, बहुत जगह पे कमज़ोर है। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली है, पर वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स में कर ली है। पर अगर उसका एक्चुअल समाज में या घर में जो स्थान होना चाहिए वो उसके लिए अभी भी संघर्ष कर रही है। इसके पीछे की क्या वजह, अगर मैं कहूँ कि कुछ दो चार वजह हम इसको ढूंढने की कोशिश करें तो क्या, जैसे एक हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारी शैक्षणिक प्रगति कुछ स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हुई है, या एक धारणा जो है इतिहास के द्वारा रची चली जा रही थी, वो दृष्टिकोण ही बदलने में दिक्कत हो रही है। हाँ, मैं यहाँ पे मेरा अनुभव शेयर करना चाहूँगी। मैं 25 सालों से स्कूल्स और कॉलेजेस में एडोलेसेंट हेल्थ एजुकेशन के लिए जाती हूँ, जहाँ पे लड़कियों से मेरा इंटरेक्शन होता है। ऑलमोस्ट अराउंड 2 लाख बच्चियों से मैं बात कर चुकी हूँ। मैं बच्चियों को यही बताती हूँ कि देखो, आपका जो लाइफ में एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए, वो पढ़ लिख कर पैरों पे खड़ा होना चाहिए। पर सॉरी टू से अभी भी बहुत सारी लड़कियों का सपना है कि उन्हें एक बहुत रईस घर का एक चॉकलेटी एक अच्छा लड़का मिल जाए, या तो वो बॉयफ्रेंड बने या फिर उससे शादी हो जाए, और उनको लगता है कि बस मेरा जीवन एकदम सुखी हो जाएगा। और मुझे बहुत दुख होता है जब उनकी ये सोच मुझे पता चलती है, क्योंकि उन्हें मैं मेरा उदाहरण देती हूँ। मैं खुद एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स परिवार से आई हूँ। मेरे फैमिली में लड़की को पढ़ाना बहुत बड़ा टैबू था, पर संघर्ष करके मैंने पढ़ाई की और आज जो मेरा स्थान है समाज में वो सभी को पता है। अगर आप गूगल पे मेरा नाम डालोगे डॉक्टर लक्ष्मी श्रीखंडे तो आपको मेरे अचीवमेंट्स मिल जाएंगे। और ये किस वजह से है? पढ़ाई की वजह से है। तो लड़कियों को मैं यही बताती हूँ कि आप प्लीज़ ये एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि मैं गरीब घर से हूँ, मेरे पिताजी पैसे नहीं लगा पा रहे हैं, कि मुझे घर में कोई तकलीफ़ है। क्योंकि मैंने खुद ने सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक काम करके पढ़ाई की है और बहुत गरीबी में रहकर पढ़ाई की है। तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं हर लड़की को, हर माता पिता को यही संदेश देना चाहूँगी कि आपका भी गोल लड़की के हाथ पीले कर देना और एक अपना बोझा उतार देना नहीं होना चाहिए। लड़की को पढ़ा लिखा कर पैर पे खड़ा करें, और हर लड़की का ये सपना होना चाहिए कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े हो जाऊं। वंस यू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, स्काई इज द लिमिट। करेक्ट। डॉक्टर, आपने कहा कि माता पिता लड़कियों को एक बोझ ना समझे, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा सामने भी आ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप स्टैटिस्टिक देखिए, आंकड़े देखिए, हम पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे आंकड़ों पे, लेकिन आज भी लड़कों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या कम है। तो
कहीं ना कहीं जगत में पूरे, मैं भारत की बात करूँगा, Yes, भारत में। तो भारत में भ्रूण हत्या आज भी रुकी नहीं है, कई स्थानों पर है। जो चीजें उजागर होती है वो अलग बात है, लेकिन छुपे हुए रास्ते से कहीं ना कहीं भ्रूण का वो निर्धारण करना कि लड़का है या लड़की है, फिर वो हत्या होना। राजस्थान जैसे इलाके में तो आपकी खुद की स्टडी है, तो वहां पर ये भ्रूण हत्या का चलन इतना ज्यादा है। तो कब इससे ये जो गैप है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, तो इसको कैसे हम पाटेंगे और इसके भविष्य में कितने दुष्परिणाम होंगे? सही में ये बहुत ही दुखद स्थिति है कि आज भी लड़कियों को बोझ समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? उसके पीछे अभी भी एक तो दहेज प्रथा है जी। मुझे अभी भी आश्चर्य होता है और दुख होता है जब मैं पेपर्स में और न्यूज़ में पढ़ती हूँ कि फला फला जगह लड़की को दहेज के लिए तंग किया गया, उसे इतना प्रताड़ित किया गया कि अगर माँ बाप समझदार हैं तो वो लड़की को अपने घर वापस ले लेते हैं, पर कई जगह वो लड़की को बोलते हैं कि आपकी अर्थी उसी घर से निकलेगी, तो लड़की को मजबूर होके सुसाइड करना पड़ता है। ये एक दहेज प्रथा है जिसके कारण वो लड़की को बोझ समझते हैं। सिर्फ दहेज ही नहीं, लड़की जब पैदा होती है अगर उनको लगता है कि इसको जितना ज़्यादा पढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमको दहेज देना पड़ेगा, क्योंकि हमको वो कैलिबर का लड़का उसके लिए ढूंढना पड़ेगा। फिर लड़की का शादी होने के बाद हर त्यौहार पे उसको गिफ्ट्स भिजवाने हैं, उसके ससुराल में कोई फंक्शन है उसको गिफ्ट्स भिजवाने हैं। तो इस तरह लड़की उनके ऊपर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन होती है। इसके लिए जो हमारे समाज में माता पिता को लगता है कि लड़की न हो तो ज़्यादा अच्छा है, हमें तो बस भगवान लड़का दे दे ताकि हमारा जीवन सुधर जाए और हमारी चिता को अग्नि देने वाला कोई मिल जाए, हमारा वंश, हमारी लीगेसी चलाने वाला कोई मिल जाए, क्योंकि वंश तो आगे लड़कों से ही बढ़ता है। लेकिन बगैर लड़की के वो लड़का भी वंश आगे कैसे बढ़ाएगा? ये सादा सवाल अगर हम अपने आप से पूछे तो उसमें ही हमको ये पता चल जाएगा कि जितनी संख्या लड़कों की है उतनी संख्या लड़कों की होना बिल्कुल लाजमी है, होनी चाहिए। आपने जैसा एक महत्वपूर्ण मुद्दे से आपने शुरुआत की कि लड़कियों का भी जो एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ उनका जो रुझान है हो जा रहा है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जिन्होंने अपनी बुलंदियों को छुआ है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे लड़कियां लड़कों से पीछे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें हमेशा एक संघर्ष, मतलब वो चाहे एस्ट्रोनॉट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसको गृहस्थी संभालनी है, उसको बच्चे संभालने, उसके घर के लोगों के लिए खाना पीना बनाना, उसके बावजूद भी एक डोमिनेशन जो है वो लड़कियों को सहना पड़ता है। ये कब बदलेगा? इसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए जो हमारा नारा है ना वो हमें बदलना पड़ेगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटा समझाओ। जब तक आप अपने बेटों को नहीं समझाएंगे जेंडर इक्वेलिटी कि भाई लड़कियां समान हैं, अगर आपके घर में एक लड़का और एक लड़की है और आप हमेशा लड़के को फेवर कर रहे हो कि वो कहीं पे भी जा सकता है, कैसा भी बिहेव कर सकता है, कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, पर एक लड़की के ऊपर हजारों बंधन है, इतने ही बजे आना है, ऐसे ही कपड़े पहनना है, भाई घर में आ गया है, अरे उसको चाय दे दे, पापा घर में आ गए हैं, अरे पानी भी नहीं पूछा तूने। पर वो लड़के को आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, तो वो लड़का जो है वो उसकी अपब्रिंगिंग में वो ये देखता है कि भाई मैं फर्स्ट सिटीजन हूँ और जो स्त्रियां हैं घर में वो मेरे से दुय्यम दर्जे पे आती है। तो जब ये बड़ा होता है, शादी होती है, तो ये उसकी जो सोच है ये कैरी फॉरवर्ड होती है। तो जब तक हम अपने घर में बेटा समझा, मैंने बेटों को नहीं समझाएंगे कि लड़कियों को समान दर्जा मिलना चाहिए, जब आप अपने ही घर में अपनी बच्ची को समान दर्जा दोगे, उसे शिक्षण के समान अधिकार दोगे, समान अपॉर्चुनिटीज दोगे, उसे आप बोझ नहीं समझोगे, तो बिलीव मी ये लड़का आगे जाकर अपनी पत्नी का बराबर मान सम्मान करेगा और उसको अधिकार बराबरी के देगा। अब एक मुद्दा यहाँ पर एक और उठता है डॉक्टर साहब, पता नहीं आप मेरे से एग्री करेगी या नहीं करेगी। पुरुषों द्वारा स्त्री का दमन करना ये तो हम देखते ही आ रहे हैं, लेकिन कई बार जैसे भ्रूण हत्या की मैं बात करूँ तो वहाँ पर कई बार स्त्रियों ने ही भ्रूण हत्या के लिए पहल की है। तो ये भी तो कहीं हम देखेंगे कि सास बहू, और कभी कभी ये सबसे पहला कदम जो है हमने उठते हुए देखा है कि एक स्त्री ही स्त्री की दुश्मन हो जाती है। तो ये भी तो एक समाज के तौर पर एक बड़ा मुद्दा है जिस पर भी बात होनी चाहिए। इसमें भी कहीं ना कहीं पुरुष का पीछे से वो स्त्री के ऊपर बहुत प्रेशर होता है जी। जब एक सास एक बहू को प्रेशराइज कर रही है कि तुझे लिंग परीक्षण के लिए जाना है, बिलीव मी उसके ऊपर समाज का प्रेशर है कि घर में पोता आना चाहिए,
उसके ऊपर उसके पति का प्रेशर है, यानी सास के ऊपर अपने पति का प्रेशर है कि भाई मैं नहीं बोल पा रहा हूँ पर तू इसको कन्विंस कर। पर हाँ, कहीं ना कहीं स्त्रियों में फिर से अंदर से ये पावर आने की ज़रूरत है कि नहीं, ये गलत है, मैं उसे नहीं बोलूँगी कि लिंग परीक्षण करना है। जो आप बोल रहे हो वो सही है, स्त्री ही कई बार स्त्री की दुश्मन होती है। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट में भी 33% स्त्रियों के लिए रिजर्वेशन की सीट रखी गई है, पर एक माँ ही अपने पेट में अगर लड़की पल रही है जो उसका हक है जी, उसी कोख में से उसको वो गिरा देती है, तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। कि यहाँ पे मैं अग्री करती हूँ कि माँ ही यानी एक स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। उसने अपने हक के लिए लड़ना चाहिए कि भाई मेरे पेट में बेटी है, मैं इसे गर्भपात नहीं करवाऊंगी। पर वो उसमें पावर आने के लिए फिर से मैं कहूँगी कि उसका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पति के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है तो वो ये बात उससे नहीं कह पाएगी, उसको झुकना ही होगा और जाके अबॉर्शन करवाना होगा। बिल्कुल सही बात कही आपने। डॉक्टर साहिबा, हम इस वक्त 9 दिनों के दुर्गा उत्सव और आने वाले दशहरे की तैयारी में हैं। दुर्गा और देवी की तरफ हम एक शक्ति के प्रतीक के रूप में देखते हैं, तो इन महिलाओं में भी वो शक्ति आए, वो ताकत आए, उनकी सोच बदले, उनको भी उस मुकाम तक जाने के लिए एक जज्बा उन पर आए। तो आपने अपने आप को तो साबित कर दिया है, तो उनको अपने आप को साबित करने के लिए आप उन्हें क्या मार्गदर्शन करेंगे? सबसे पहले मैं हर बच्ची को यही बताना चाहूँगी कि आपके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हो, आप पढ़ लिख के करियर नहीं बना रहे हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन रहे हो, तब तक आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाओगे। चाहे वो आपका घर हो, आपका ससुराल हो, आपका समाज हो, आपका ऑफिस हो, आपका वर्क प्लेस हो। क्योंकि आवाज़ बुलंद होने के लिए आपको अंदर से ताकत चाहिए जो आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको देगा। तो पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हो जाओ ताकि आप अपने अधिकारों की रक्षा खुद कर सको। और जब आप अपने अधिकारों की रक्षा खुद करना सीख लोगे तो आजू बाजू के लोग आपके अधिकारों की रक्षा करने में आपका सहयोग करेंगे ही। उनको करना ही पड़ेगा। आपका कोई भी शोषण नहीं कर पाएगा। बहुत सटीक बात डॉक्टर साहिबा आपने की है और मैं भी बहुत अभिभूत हूँ जब भी मैं बात करता हूँ किसी ऐसे व्यक्ति से जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, जिनकी सोच इतनी प्रगल्भ हो गई, वो उनके पढ़ाई का नतीजा है, उनके अनुभव का नतीजा है। ये बातचीत के दौरान कुछ टेक होम तो हमें लेके जाना पड़ेगा। तो जो टेक होम मैंने यहाँ से सीख के जा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितनी भी महिलाएं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, लेकिन विशेषकर उन बच्चियों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने के लिए पहले तो शिक्षित होना और अपने ध्येय को निर्धारित करना बहुत जरूरी है। एक और चीज, पुरुषों ने सिर्फ 9 दिनों के लिए इन देवी की पूजा तो करनी ही करनी, लेकिन अपने घर में अपने आजू बाजू में जितनी भी महिलाएं, उनका सम्मान, उनकी पूजा, दिल से उनका आदर करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी और अंतिम चीज़ जो मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ वो है, ये कहते हैं कि एक सास ने अपने बहू में बेटी देखनी चाहिए और एक बेटी ने अपनी सास में माँ देखनी चाहिए। मैं उसके आगे जाके कहूँगा कि उस बेटी ने अपने सास में एक स्त्री देखनी चाहिए और उस सास ने अपनी बहू में एक स्त्री देखनी चाहिए। अगर ये स्त्री का रूप हम देवी के रूप में देखेंगे तो हर साल हर दिन हम नवरात्रि का त्यौहार उन स्त्रियों के सम्मान में बहुत ही आनंद से मना पाएंगे। मैं डॉक्टर साहब आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।